नमस्कार। गुरुकुल व्याख्यान माला, इसके अंतर्गत हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आधुनिक युगीन हिंदी साहित्य, इसको भी हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है और विशेष रूप से छायावादी साहित्य सृजन को केंद्र में रखकर इस महत्वपूर्ण उक्ति को जो आलोचक हैं, विद्वान हैं, वो इसे दोहराते हैं और आधुनिक युगीन छायावादी सृजन को वो हिंदी के दूसरे स्वर्ण युग के रूप में घोषित भी करते हैं। यूँ तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा भी जाता है। आधुनिक युग में जो प्रथम महत्वपूर्ण युग है काव्यधारा और गद्य लेखन आदि की दृष्टि से, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग माना जाता है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और फिर छायावाद और फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि। किंतु गद्य के क्षेत्र में भी इस पूरी उद्भव और विकास यात्रा को यदि हम देखें तो कविता से इतर अनेक गद्य विधाओं का आगमन हुआ, सृजन हुआ, गद्य लेखन को प्रोत्साहित किया गया। उसके लिए हमारे युग प्रवर्तक प्रेरक बनकर समक्ष आए, चाहे बात भारतेंदु हरिश्चंद्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या जयशंकर प्रसाद या उसके बाद अज्ञेय आदि, बहुत जिन्होंने प्रवर्तन किया अपनी अपनी अनुशासन को ध्यान में रखकर, गद्य और पद्य को ध्यान में रखकर। हमने भारतेंदु युगीन नाटकों में देखा कि मौलिक सृजन नाटकों का, एकांकी और नाटक प्रचुर मात्रा में लिखे जाने लगे, उनका शुभारंभ हुआ, खड़ी बोली में लेखन हुआ। यूँ मध्यकाल में नाट्य लेखन और नाट्य अनुवाद की एक सशक्त परंपरा हमारे पास स्पष्ट दिखाई देती है, जो संस्कृत साहित्य की कालजयी अनुदित नाट्य रचनाओं के अनुदित रूप में हमारे समक्ष आती है। भारतेंदु ने नाटकों का अनुवाद भी किया, नाटक लिखे भी, नाटक का मंचन किया, उसके लिए स्टेज की वकालत की, मंच की, और उसकी संवाद योजना को लेकर, गीत योजना को लेकर, उसकी विषय वस्तु को समकालीनता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की योजना को लेकर बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। इसलिए भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी और तमाम इस तरह के जो नाटक हैं वो भारतेंदु की नाट्य कला के परिचायक भी हैं। भारतेंदु ने अपने बहुत से मंडल के कवियों, रचनाकारों को भी नाट्य लेखन की ओर प्रेरित किया। उसके बाद द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग जब आया तो उन्होंने भी युगीन अनेक रचनाकारों को नाट्य लेखन की ओर, नाट्यानुवाद की ओर प्रेरित किया और नाटकों की अभिनयता को लेकर उन्होंने प्रचुर मात्रा में उल्लेखनीय कार्य किए, प्रयास किए, प्रेरणा के स्रोत भी बनकर वो उभरे। द्विवेदी जी के पश्चात जो हिंदी नाट्य जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया, वह किया महाकवि जयशंकर प्रसाद ने। इसीलिए छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद और हिंदी नाटक के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं और उनके नाम पर ही नाटक के युग की घोषणा भी की जाती है। केंद्र में रखकर नाटकों के, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के को केंद्र में रखकर हम प्रसाद जी को प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, इस तरह से भी उसका विभाजन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना का बिगुल बजाया,
भारतीय अतीत के गौरव गान को अपनी गद्य और पद्य रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया। प्रसाद जी का व्यक्तित्व विलक्षण व्यक्तित्व था। उन्होंने संस्कृत की वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक सृजन परंपरा का गहन गंभीर अध्ययन किया था। प्रसाद जी इतिहासविद भी थे, इसलिए उनकी नाट्य रचनाओं में इतिहास अलग अलग तरह से उद्घाटित होता है। उन्होंने जो नाटकों के नामकरण किए, जो चरित्र चुने, वो भारतीय अतीत की गौरव गाथा के प्रवर्तक बनकर हमारे समक्ष आते हैं। चाहे वो चंद्रगुप्त हों और चाहे स्कंदगुप्त हों, ध्रुव स्वामिनी की बात करें, अजात शत्रु जैसे नाटक की कथावस्तु की बात करें, और जनमेजय का नाग यज्ञ की बात करें, इस तरह से बहुत से नाटक, राज्यश्री की बात करें, तो प्रसाद के पास एक दृष्टि थी, एक दर्शन था, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना थी, और उन्होंने स्वतंत्रता के आयामों को भी अपनी गद्य और पद्य रचनाओं से जोड़कर हम सब के सामने आलोकित किया, प्रकाशित किया। ऐसे महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो नाटक की दुनिया में प्रवर्तक हिंदी जगत में माने गए, उनके युग के नाटकों की चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद का नाट्य युग प्रसाद युग कहलाता है। हालांकि नाट्य सम्राट जयशंकर प्रसाद सन 1918 से पहले भी नाटकों की रचना कर रहे थे। नाट्य रचना का प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। जैसे कथा सम्राट के रूप में हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं, ऐसी नाट्य सम्राट के रूप में और कविता के सम्राट के रूप में हम जयशंकर प्रसाद का नाम लेते हैं, क्योंकि काव्य के क्षेत्र में उन्होंने कामायनी और आंसू जैसी रचनाएं, झरना जैसी रचनाएं दी, और नाटकों के क्षेत्र में उन्होंने अनेक दुर्लभ, विलक्षण और उस समय के बहुत ही हास्यास्पद और चलताऊ और भोंडे नाट्य सृजन करने वाले पारसी थिएटर के विरुद्ध अपना एक नाट्य लोक खड़ा किया। प्रसाद जी की आरंभिक नाट्य रचनाएं जो छायावाद से पहले की हैं, वो सज्जन और कल्याणी परिणय के नाम से जानी जाती हैं। प्रायश्चित, करुणालय और राज्यश्री भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं। ये नाट्य सृजन का प्रारंभ है, और प्रसाद जी ने पारसी थिएटर के सामने धीरे धीरे नाट्य सृजन की एक अलग अनूठी शैली को विकसित किया। भाषा और नाट्य शिल्प, इन सब को ध्यान में रखकर, गीति योजना को ध्यान में रखकर, संवाद योजना को ध्यान में रखकर, और खड़ी बोली हिंदी के मानक रूप की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। नाट्यकला की दृष्टि से उनकी प्रारंभिक रचनाएं भले ही उतनी प्रौढ़ न रही हों जितनी बाद की रचनाएं मिलती हैं, लेकिन आगे चलकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे उनमें जो प्रौढ़ता, जो परिपक्वता दिखाई देती है, वह अद्भुत है। और उससे पारसी थिएटर की ये नौटंकी करने वाले या भोंडे बेहुदे नाटक प्रस्तुत करने वाले, हास्यास्पद मंचन करने वाले, ये जो नाट्यलोक से जुड़े हुए अभिनेता थे, उन सब के सामने कुछ विलक्षण नाटकों की परंपरा और श्रृंखला खड़ी की, और निश्चित रूप से एक परिष्कृत, एक परिनिष्ठित अभिरुचि को जन्म दिया। 1921 में उन्होंने विशाख नाटक लिखा, और 1922 में अजात शत्रु नाम का एक दुर्लभ नाटक प्रस्तुत किया। 1923, 24 और 27 में कामना का प्रकाशन हुआ। जनमेजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित हुआ। बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण नाटक स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाश में आया। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस तरह के संवाद। मनुष्य की विडंबना यह है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है, पुष्प
मुरझा जाते हैं। इस तरह के तमाम संवादों और स्वकथ्यों के माध्यम से, आत्मकथनों के माध्यम से उन्होंने एक नई परंपरा नाटकों की शुरू की। 1930 में एक घूंट नाटक, 1931 में बहुत ही चर्चित और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का ध्वज लहराने वाला नाटक चंद्रगुप्त, इसी तरह ध्रुव स्वामिनी जो सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध स्वर बुलंद करने वाली नायिका के रूप में चित्रित होता है। ऐसी बहुत सी उल्लेखनीय उत्कृष्ट नाट्य रचनाएं प्रसाद जी ने स्वयं सृजित की। उन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध नामक पुस्तक में नाटक, उनके नाटकों पर, उनके नाटकों की कथावस्तु पर, नाट्य योजना पर, मंचन पर, अभिनयता आदि पर जो आक्षेप आरोप पारसी थिएटर से जुड़े हुए लोगों ने लगाए थे, उनके उत्तर भी प्रसाद जी ने नाट्यालोचना के संदर्भ में दिए और कहा कि मेरे नाटक इक्के तांगे वालों के लिए नहीं है। परिष्कृत अभिरुचि, परिष्कृत गौरव और गरिमा जिनके पास है उनके लिए उनके नाटक खुले हैं, नाट्यलोक खुला है, मंचन खुला है। और यदि कोई अपनी अभिरुचि का परिष्कार करना ही नहीं चाहता तो उनके लिए पारसी थिएटर भी खुला है। तो प्रसाद जी ने बड़ी बेबाकी से और अपने नाटकों की वस्तु और भाषा शैली, मंचन आदि को लेकर, रंगशिल्प आदि को लेकर जिस तरह के उद्धरण दिए, जिस तरह के तर्क दिए, वो सबको नतमस्तक करने वाले थे। तो अपनी नाट्य रचनाओं से हिंदी नाट्य जगत को एक खास तरह की, एक विशिष्ट तरह की गरिमा प्रदान की, एक अपूर्व गरिमा, गौरव प्रदान किया। यह प्रसाद के व्यक्तित्व का, उनके विराट चिंतन और दर्शन का परिचायक बनकर आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक की आधारशिला तैयार की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने उस सशक्त आधारशिला पर एक विराट भवन, मोहक भवन खड़ा कर दिया। प्रसाद जी ने हिंदी जगत में साहित्यिक नाटकों के अभाव को दूर किया। यह बहुत ही रामलीला और कृष्ण लीला जैसी या पुरा कथाओं पर आधारित तमाम तरह की लोक अभिरुचि की सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाली मंचन परंपरा की जो स्थिति थी, उसके सामने प्रसाद जी ने एक विशुद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के बोध को लेकर आगे बढ़ने वाले नाटकों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। पारसी नाट्य कंपनियों के कुरुचिपूर्ण असाहित्यिक नाटकों के सामने एक सुरुचि संपन्न साहित्यिक और सौदेश्य नाट्य संसार, क्योंकि प्रसाद जी अपनी हर रचना के सृजन में एक उद्देश्य सामने रखकर ही अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पारसी नाट्य कंपनियों के उस कुरुचिपूर्ण आचरण को रोकने के लिए, सामाजिक विद्रूपताओं को रोकने के लिए, जो देश के नागरिक हैं उनकी मानसिकता को परिष्कृत, संवर्धित, सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए इस तरह के नाटक लिखे और देश के अतीत की गौरव गाथाओं से, देश के राष्ट्रीय चरित्रों से अवगत कराने का प्रयत्न उन्होंने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित नाट्य परंपरा को प्रसाद ने नया जीवन दिया, नई दिशा दी और नए आयाम भी प्रदान कर दिए। उस दौर में हिंदी का एक शौकिया रंगमंच हुआ करता था। वह पूरी तरह विकसित नहीं था, बल्कि अधकचरे, आधे अधूरे शौक को लेकर, अभिरुचियों को लेकर अविकसित रंगमंच के रूप में वो आगे चल रहा था। इस प्रकार से नाटक के क्षेत्र में प्रसाद ने जब लिखना प्रारंभ किया तो उनके मंचन के लिए एक उपयुक्त, एक सार्थक रंगमंच उपलब्ध नहीं था और उसी की वकालत करते हुए प्रसाद जी ने लिखा कि रंगमंच को नाटकों के लिए होना चाहिए, न कि नाटकों को रंगमंच के लिए। ये एक बहुत नई मौलिक सोच थी प्रसाद जी की और तमाम तरह के आक्षेपों, आरोपों का उत्तर भी था। पारसी रंगमंच की सस्ती जनरुचि को प्रसाद अपनाना नहीं चाहते थे। उनका राष्ट्र और समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति
एक दायित्व बोध था जिसे वो अपनी रचनाओं के माध्यम से, चाहे बात कामायनी की करें, कामायनी में भी जिस अतीत को वो पूरी मानव की जीवन गाथा को उद्घाटित करते हैं, वो अपने आप में अनूठा विलक्षण उदाहरण बनता है। इस तरह प्रसाद जी ने अपनी कल्पना से, क्योंकि उनके पास जो कल्पना शक्ति थी वह मौलिक थी, वह सृजनात्मक थी, उससे नितांत नए, नितांत मौलिक साहित्यिक रंगमंच को तैयार करने की वकालत करते हुए और उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रसाद जी ने अपने नाटकों का सृजन किया। वो रंग सज्जा को लेकर, मंच सज्जा को लेकर, वेशभूषा को लेकर, संवादों की स्थिति को लेकर, भाषा के गौरव और अतीत को लेकर, गौरव और मानक को लेकर, इन सब को लेकर वो चिंतित रहते थे। प्रसाद जी ने अपने रंगमंच को रविन्द्रनाथ ठाकुर की तरह उतना सशक्त और व्यावहारिक तो नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार नाटक के विकास के लिए, नाट्य की कथावस्तु, कथानक आदि के उद्घाटन के लिए वो नए नए और अनूठे अछूते विषयों को उद्घाटित करने की ओर समर्पित रहे। प्रसाद जी के नाटकों की अभिनयता के या मंचन को लेकर जब हम बात करते हैं तो एक विवाद पैदा किया गया था कि उनके उत्कृष्ट नाटकों का सफल मंचन हो नहीं सकता या वैसा हो नहीं पाया जैसा कि अपेक्षित था। प्रसाद जी ने इस युग में कुल 9 नाटक लिखे, इनमें से 7 ऐतिहासिक नाटक थे। इन ऐतिहासिक नाटकों, क्योंकि प्रसाद जी का जो इतिहास बोध था वो कविता में भी प्रतिबिंबित होता है, उद्घाटित होता है, और नाट्य रचनाओं में भी उद्घाटित होता है। उनकी कहानियों में भी हम इस तरह के ऐतिहासिक नाट्य तत्व को देख पाते हैं। इसलिए विशाख नाटक है, अजात शत्रु है, जनमेजय का नाग यज्ञ है, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये उनके ऐतिहासिक बोध के द्योतक या परिचायक नाटक हैं। 1915 में लिखे गए और प्रदर्शित किए गए, मंचित किए गए नाटक राज्यश्री को प्रसाद जी ने कुछ नए दृश्यों, नए पात्रों के समावेश के साथ सन 1937 में पुनः प्रस्तुत किया। यही किसी विराट, किसी महान, किसी बड़े रचनाकार का दर्शन होता है कि उसे अपनी नाट्य रचना में संशोधन, संवर्धन करने की आवश्यकता, समकालीनता, समाज बोध, युग बोध को ध्यान में रखकर पड़ी और उन्होंने उसे अद्यतन बनाया, उसे अपडेट किया। यह एक महत्वपूर्ण बात थी। महान नाटककार प्रसाद मूलतः ऐतिहासिक नाटककार हैं। प्रसाद जी नाटकों के माध्यम से राष्ट्र के गौरव गान को, अतीत की गौरव गाथाओं को उद्घाटित करना चाहते हैं। रोमानी प्रकृति के कवि जयशंकर प्रसाद नाटकों में आकर राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय गौरव को विषय बना लेते हैं। उनकी कविताओं में एक अलग तरह की भावना, प्रेम, एक प्रकृति और सौंदर्य चेतना के कवि भी वो माने जाते हैं। उठ उठरी लघु लघु लोल लहर, या उस दिन जब जीवन के पथ में छिन्न पात्र ले कंपित कर में, एक अनजाने निकट नगर में आ पहुंचा था एक अकिंचन, इस तरह की कविताएं। और उसी तरह वो कविता में भी हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इस तरह के गीत भी लिखते हैं। चाहे लंबी कविताओं में उनकी देख लें, पेशोला की प्रतिध्वनि देखें, अशोक की चिंता देखें, ऐसे बहुत से लंबी कविताओं में भी तो उन जो राष्ट्रीय गौरव गाथा है उसके प्रति उनका विशेष रुझान रहा है और उसको मुख्य विषय बनाकर वो आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी पौराणिक युग की गाथा जनमेजय का नाग यज्ञ से चलकर हर्षवर्धन युग, राज्यश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी को, उस गौरवशाली परंपरा को, उसके उद्भव और विकास को वो अपनी नाट्य रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संस्कृति की समृद्धि, शक्ति और औदात्य, इन सब का इतना सुंदर चित्रण अन्य किसी रचनाकार में, उनकी रचनाओं में नहीं मिलता जितना जयशंकर प्रसाद में मिलता है। वह ओज के भी कवि हैं, नाटककार हैं,
शील और सौंदर्य के भी रचनाकार हैं और शक्ति के भी रचनाकार हैं। प्रसाद ने शील, शक्ति और सौंदर्य के प्रतिष्ठापक के रूप में अपनी जगह बनाई और उनका जो प्रदेय है वो नाट्य सृजन के क्षेत्र में इसी कारण विलक्षण माना भी गया। प्रसाद जी ने इतिहास के अनेक प्रसिद्ध पात्रों को, क्योंकि बड़े कवि की, बड़े विराट और महान रचनाकार की यह पहचान होती है कि वह भारतीय या अपने देश की संस्कृति से, अपने देश की अस्मिता को केंद्र में रखकर ऐसे चरित्रों को पुनर्व्याख्यायित, पुनराख्यान करते हुए प्रस्तुत करता है जिन्होंने देश के लिए, देश को सन्मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रसाद ने इतिहास के अनेक ऐसे पात्रों को चुना, उनको एक नई प्रस्तुति के साथ, एक नया जीवन देते हुए, एक नई छवि प्रदान करते हुए हमारे सामने नाट्य रचनाओं में पिरो दिया। जैसे गौतम बुद्ध को लेकर प्रसाद एक नई अवधारणा के साथ, एक नए संकल्प के साथ हमारे समक्ष आते हैं। चाणक्य, जिनके व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को, उनकी जीवन शैली को प्रसाद ने अपनी नाट्य रचनाओं में बखूबी इस तरह प्रस्तुत किया कि वो एक प्रेरक चरित्र बनकर, वो एक अनुसरणीय, अनुकरणीय चरित्र बनकर हमारे समक्ष आते हैं। ऐसे ही स्कंदगुप्त के रूप में जिस चरित्र को उकेरा, राज्यश्री का, ध्रुव स्वामिनी का जो चरित्र, स्कंदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का जो चरित्र वो उकेरते हैं, वो अद्भुत और स्मरणीय, अविस्मरणीय चरित्र बनकर हमारे मनोमस्तिष्क में रहता है। ऐसे ऐतिहासिक पात्र, अनेक ऐसे ऐतिहासिक पात्र जिन्हें प्रसाद अपने नाटकों में शामिल करते हैं और उन्हें अमर बना देते हैं, अविस्मरणीय चरित्र के रूप में स्थापित कर देते हैं। प्रसाद जी ने केवल भारतीय संस्कृति का गौरवगान ही नहीं किया, अपितु प्राचीन पात्रों, घटनाओं के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को उजागर करने या उद्घाटित करने का, उनके समाधान खोजने का काम भी बखूबी किया। प्रसाद केवल समस्याओं को उघाड़ कर रख देना भर नहीं चाहते थे। बहुत सारे जो छायावाद उत्तर रचनाकार हैं, उन्होंने ऐसी अनेक समस्याओं को उद्घाटित किया और छोड़ दिया। उनका कोई निदान, कोई समाधान वो प्रस्तुत करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते। लेकिन प्रसाद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के संदर्भों में, परिप्रेक्ष्य में, अतीत की गौरव गाथाओं के संदर्भों में ऐसी अनेक प्राचीन घटनाओं को चुना, पात्रों को चुना और उनके माध्यम से जिन समस्याओं को, जिन चुनौतियों को उद्घाटित किया, उनके समाधान का मार्ग भी प्रशस्त किया। जैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ऐसे नाटक में प्रसाद ऐतिहासिक नाटक के रूप में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या को उद्घाटित करते हैं। संस्कृत नाटकों की गौरवमयी परंपरा को, अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटक और नाटककारों को हम देख चुके हैं। प्रसाद ने उन सबको देखा था, उनका गहन गंभीर अध्ययन भी किया था। प्रसाद बड़े समर्पित अध्येता के रूप में हमारे सामने आते हैं। यही कारण है कि पूरा कथाएं, पूरा घटनाएं, पूरा चरित्र, वेद, उपनिषद, पुराण और तमाम तरह के जो आरण्यक ग्रंथ हैं या जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं, उन सब का उल्लेख उनकी रचनाओं में सीधे या प्रकारांतर से मिलता है। अपने समय के जो प्रसिद्ध बंगला नाटककार हैं द्विजेंद्र लाल राय, प्रसाद ने उनसे भी प्रेरणा ली है। इस तरह प्रसाद के नाटकों की वस्तु योजना, नायक परिकल्पना और रस सृष्टि यह संस्कृत नाटकों से प्रेरित थी। इससे यह भी पता लगता है कि प्रसाद ने संस्कृत की एक जो सशक्त, सुदीर्घ, अनुकरणीय नाट्य परंपरा थी, उस नाट्य परंपरा का, उन नाटककारों का अध्ययन किया था। उनके जीवन, उनके चरित्र, उनकी जीवन शैली, उनकी रचना और लेखन शैली आदि का भी गंभीर अध्ययन उन्होंने किया था और उन सब से जहाँ जहाँ समुचित प्रभाव ग्रहण करने की बात थी वह भी ग्रहण किया था। तो संस्कृत नाटकों ने प्रसाद को बड़ी मात्रा में प्रभावित किया था और प्रसाद जी ने उनके प्रभाव से हिंदी नाट्य लोक एक नए लोक के रूप में खड़ा करने का प्रयत्न किया था। मित्रों, इस विषय को अभी यहीं अल्पविराम देते हैं, पुनः इस पर आगे
चर्चा करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।